हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम इस चैप्टर के टॉप 25 पीवाईक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जितने भी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसी तरीके से आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के सारे पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीवाईक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास टोमेटो जूस का पीएच दे रखा है, वो कितना है 4.6। और हमें बताना है हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होगा और हमें उस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले देखो, टोमेटो जूस है, पीएच कितना है उसका 4.6, पीएच है हमारा 4.6। और हमें पता है अगर पीएच किसी भी सैंपल का लेस देन 7 होता है तो वो कौन सा सैंपल होता है, एसिडिक होता है। यानी जो टमाटो जूस होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। और जो एसिडिक होता है उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट होता है हमारा इस पे सॉर। तो अगर हम इसको जस्टिफाई करें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा उसका आंसर होगा टोमेटो जूस इज लाइकली टू टेस्ट सॉर। जो उसका टेस्ट होगा वो सॉर होगा, खट्टा होगा। क्यों? इसका रेंज तो इसका रीजन ये है बिकॉज द पीएच ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6 and pH less than 7 is considered as acidic in nature. Second part है, how do we differentiate between a strong acid and a weak base in terms of ion formation in aqueous solution। किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आयन फॉर्मेशन के बेसिस पे। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके आयनाइजेशन पे, कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं H+ आयन। और वहीं अगर हम वीक बेस की बात करें, वो पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं लो अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ स्ट्रॉन्ग अ स्ट्रॉन्ग एसिड completely ionized in water to produce a high concentration of hydrogen ions, यानी H+ आयंस। और वहीं अगर हम देखें कंट्रास्ट में, इन कंट्रास्ट अ वीक बेस only partially ionized in water, वो पार्शियली आयनाइज होंगे वाटर में एंड प्रोड्यूसिंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस।
नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट में द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट हाउ। जो हमारी एसिड रेन होती है वो एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी एसिड रेन होती है उसका पीएच जो होता है वो लोअर देन 5 होता है, यानी 5 से नीचे होता है 432 की रेंज में, और वो बहुत ज्यादा एसिडिक अमाउंट में हो जाएगा। तो जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है इस वजह से उन्हें सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कितना भी ज्यादा एसिडिक होगा हमारा मीडियम, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स हो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो थर्ड है उसका आंसर होगा ये कि द पीएच ऑफ एसिड रेन इज लोअर देन 5। ठीक है, लोअर देन 5.5 और 5। ठीक है, जो हमारा एसिड रेन है उसका पीएच 5.5 से कम होता है, और जब हमारी एसिड रेन गिरती है किसी भी रिवर में, लेक में या और वाटर बॉडीज में, यानी व्हेन द एसिड रेन फॉल्स इनटू रिवर्स, lakes and other water bodies, it lowers the overall pH of the water. The most aquatic animals are adapted to survive a specific narrow range of pH. A significant drop in pH due to acid rain can disturb their biological process. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6। फ्रेश मिल्क है जिसका पीएच कितना है 6। टू डिले इट्स कर्डलिंग अ केमिकल सब्सटेंस इज एडेड टू इट विच इज, देखो हमारा जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच गिवन है वो है 6, हमें उसमें कर्डलिंग डिले का मतलब उसको दही बनने से रोकने के लिए हम उसमें केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या है? तो जो हमारा केमिकल सब्सटेंस यूज होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क को डिले करने के लिए वो है हमारा बेकिंग सोडा, जिसका हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी जब हम NaHCO3 को किसमें ऐड करते हैं, मिल्क के अंदर ऐड करते हैं, तो मिल्क के अंदर ऐड करने से वो क्या करता है, उसके अंदर प्रेजेंट लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और उसकी वजह से जो हमारा कर्डलिंग होगा यानी जो दूध है वो दही में बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसको हम डिले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है और कौन सा बेस है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में बात की जा रही है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें हम स्मेल के थ्रू पता करते हैं कि कौन सा हमारा सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। तो यहाँ पे पेयर हमें सिलेक्ट करना है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का
पेयर कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अनियन एंड टर्मेरिक। देखो फर्स्ट है हमारे पास क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। क्लोव ऑयल लौंग का तेल और वनीला एसेंस ये हमारे स्मेल के थ्रू इंडिकेट किए जाते हैं। अनियन एंड टर्मेरिक, इसमें अनियन हो गया और जो टर्मेरिक हो गए वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्लोव ऑयल तो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन लिटमस पेपर हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है। वनीला भी हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, लेकिन जो मिथाइल ऑरेंज है वो हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो जो इसका ऑप्शन न जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो हमारे पास कंपाउंड गिवन है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। तो अगर हम इसके केमिकल नेम और केमिकल नेम और कॉमन नेम के बारे में बात करें, तो जो हमारा CaSO4 पॉइंट हाफ H2O है, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब देखो कैल्शियम सल्फेट ठीक है, CaSO4। हेमीहाइड्रेट का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन वाटर के पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल्स फॉर्म में वो कितनी है, हाफ है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, तो जो इसका कॉमन नेम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब राइट द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, हमें इसकी प्रिपरेशन का मेथड लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किस तरीके से ये रिएक्शन होगा जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो देखो प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, जब हम अपने ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ये क्या होता है, ये हेमीहाइड्रेट है, ये रीहाइड्रेट होता है और सेट हो जाता है एक हार्ड सॉलिड मास में, जिसे हम बोलते हैं जिप्सम। और अगर हम इसके केमिकल इक्वेशन की बात करें, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ वाटर, इट rehydrates and sets into a hard solid mass which is gypsum, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। एंड द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, अगर अब हम इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें, तो POP का फुल फॉर्म केमिकल फॉर्मूला CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। यहाँ पे हम लिखेंगे CaSO4 पॉइंट हाफ H2O को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे हमारे CaSO4 0.2 H2O की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये एक हमारा कैसा मास होता है, सॉलिड मास होता है। और साथ में एक चीज और, ये कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन को कराएंगे, तो इसका टेम्परेचर पेपर में आता है वो है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लिख सकते हैं हम इसे 373 केल्विन। तो ये हो गया हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O का केमिकल नेम, कॉमन नेम, और उसकी किस तरीके से प्रिपरेशन होगी और उसकी केमिकल इक्वेशन। Question number 5. An acid X is present in tamarind when mixed with Y produces the mixture Z। तो देखो एक एसिड है X जो प्रेजेंट, एन एसिड प्रेजेंट इन टामरिंड, टामरिंड है उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है X। तो देखो जो टामरिंड यानी इमली के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसका क्या नाम है,
वो होता है हमारा टार्टरिक एसिड। अब जब हम उसको वाई के साथ मिक्स कराते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो एक मिक्सचर बनता है जो है जेड। जेड ऑन एडिशन टू अ डो व्हेन हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जेड को जब हम किसी भी डो के अंदर मिक्स करते हैं, इसकी वजह से जो हमारा केक है वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। तो जो हमारा जेड हुआ वो क्या हुआ? जेड हो गया हमारा इसमें बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग पाउडर को ऐड करते ही जेड है हमारा बेकिंग पाउडर। अब एक्स के साथ हमने वाई को कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा। तो देखो, जब हम टार्टरिक एसिड में वाई यानी बेकिंग सोडा को मिलाएंगे, तो बेकिंग सोडा में अगर हम एडिबल एसिड को मिक्स करते हैं तो उसकी वजह से हमारा बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है, जिसको जब हम डो में डालते हैं तो केक जो होता है वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और हिंट दी गई है कि वाई को प्रिपेयर किया गया है कॉमन सॉल्ट हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। कॉमन सॉल्ट की मदद से बनाया गया है जिससे हम अपने कुकिंग को फास्ट करते हैं। तो बेकिंग सोडा ये जिसको हम अपने किचन में यूज में लाते हैं, जिससे जो हमारे पीस हो गई या फिर कोई भी हमारी पल्सेस हो गई वो और तेजी से कुक हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट है, राइट द कॉमन नेम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई। तो देखो, एक्स है हमारा इसमें टार्टरिक एसिड, वाई है हमारा इसमें बेकिंग सोडा, जेड है हमारा इसमें बेकिंग पाउडर। अब साथ में बोला गया है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई। तो अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो वो होगा NaHCO3, यानी इसे हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी पार्ट में पूछा गया है हाउ इज वाई प्रिपेयर्ड एंड हाउ डज इट हेल्प इन मेकिंग केक्स सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, इलस्ट्रेट द रिएक्शन विथ अ सुटेबल केमिकल इक्वेशन। तो देखो, पूछा गया है कैसे वाई को हम प्रिपेयर करते हैं और ये किस तरीके से हेल्प करता है हमें केक को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी वाई यानी जो बेकिंग सोडा है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। जब हम NaCl सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ, CO2 के साथ और अमोनिया के साथ, तो इसमें हमें किसकी फॉर्मेशन होती है? NaHCO3 बेकिंग सोडा की। यानी जब हम NaCl को रिएक्ट कराएंगे H2O NH3CO2 के साथ, तो NaHCO3 और साथ में NH4Cl की फॉर्मेशन होगी और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब होगा क्या? जो हमारे यहाँ पे ये बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन, तो देखो ये तो बता दिया गया है कि बेकिंग सोडा किस तरीके से बना। तो बेकिंग सोडा हमारा कॉमन सॉल्ट की वजह से बना। अब हमसे इसमें पूछा गया था कि कैसे ये हेल्प करता है केक्स को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन हुई है, जब हम इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं NaHCO3 को, जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी Na2CO3 की प्लस H2O और साथ में CO2 की। अब होगा क्या? ये हमारा जो NaHCO3 है ये क्या है? ये है हमारा बेकिंग सोडा। अब जब हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं तो इस दौरान हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और किसमें बन रहा है? Na2CO3 और साथ में H2O और CO2 में। तो ये जो CO2 होती है, CO2 गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डो स्पॉन्जी। इसी CO2 की वजह से जो हमारा केक का डो होता है वो स्पॉन्जी होता है। अब इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन वाई यूज एज एन एंटीसिड। हमें नाम बताना है और केमिकल फॉर्मूला बताना है एक माइल्ड बेस का। वाई के अलावा बेकिंग सोडा तो है ही, लेकिन हमें और एग्जाम्पल देने हैं जिसको हम एज अ एंटीसिड यूज कर सकते हैं।
तो देखो अनदर एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, वाई के अलावा नेम है हमारे पास इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और अगर उसके केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो वो है हमारा इसमें MgOH2। Next question is salts play a very important role in our life. Sodium chloride, which is known as common salt, is used almost in every kitchen. तो देखो salt जो हमारी लाइफ में बहुत कॉमन रोल प्ले करता है, जिसको हमारा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको हम अपने किचन में यूज करते हैं और इसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ सॉल्ट यूज इन फास्टर कुकिंग एज वेल एज इन बेकिंग इंडस्ट्री। जो हमारा बेकिंग सोडा है उसको हम अपनी कुकिंग को फास्टर तेजी से करने के लिए यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। द फैमिली ऑफ सॉल्ट्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन देम। तो जो हमारी फैमिली है सॉल्ट की उसको हमने कैटायंस और एनायंस के बेसिस पे क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रहा है। अब आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। हमें ये बताना है कि किस एसिड और किस बेस की मदद से हमारा सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो देखो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, NaCl की फॉर्मेशन किस एसिड और बेस से हुई है। तो जब अगर हम यहाँ देखें, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट की और H2O की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट ऑलरेडी गिवन है, वो है NaCl और साथ में H2O। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एसिड है हमारा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस है हमारा इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द कैटायन एंड द एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट कैटायन और एनायन हमें बतानी है। तो अगर हम यहाँ कैल्शियम सल्फेट के केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4। और अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें तो ये होगा Ca2+ और SO4 2 नेगेटिव, जिसमें जो हमारा Ca2+ है वो होगा कैटायन और जो SO4 2 नेगेटिव है वो होगा हमारा एनायन। थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है और जो वॉशिंग सोडा है वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखो जो हमारी सॉल्ट की फैमिली है उसमें हमारे, या हम किसी भी सॉल्ट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हम देखते हैं क्लासिफाई करने के लिए हमारे सॉल्ट के अंदर कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है और जो वॉशिंग सोडा है दोनों के अंदर हमारा कौन सा आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है। अब वो कैसे है देखो, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें और वॉशिंग सोडा की, तो हमारा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला भी क्या हो गया, NaCl, और वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला हमारा क्या है इसमें Na2CO3। अब हम देखें दोनों सॉल्ट हैं और दोनों में हमारा क्या प्रेजेंट है, Na प्रेजेंट है, ठीक है। द सोडियम आयन Na+ प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में सेम हमारा कैटायन प्रेजेंट है, या फिर हम ये लिख सकते हैं सेम कैटायंस आर प्रेजेंट। इसी वजह से जो हमारा सोडियम क्लोराइड है और जो वॉशिंग सोडा है वो सेम सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सॉल्ट को हमने हमेशा किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, बिकॉज सॉल्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स करे थे, अब नेचुरल इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली प्रेजेंट हो, जैसे टर्मेरिक हो गया हमारा, लिटमस हो गया हमारा, ये सारे कैसे आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। अब इसमें लिटमस हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, बट जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक। तो यहाँ पे पेयर हमारे ये रॉन्ग हो गए। टर्मेरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन फिर भी हमें अनदर ऑप्शंस को चेक करना है। सी में फिनोफ्थिलीन जो है वो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज भी हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मेरिक, जिसमें मिथाइल ऑरेंज हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है और टर्मेरिक हमारा कैसा है, नेचुरल। लेकिन हमें किसका पेयर निकालना है, नेचुरल इंडिकेटर्स का। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमारे पास यहाँ रिएक्शन गिवन है, CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो हमारे पास एक एक्स प्रोडक्ट बन रहा है और CO2 गैस लिबरेट हो रही है। हमें इसमें बन रहे प्रोडक्ट एक्स को बताना है कि किस कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा, वो क्विक लाइम होगा, जिप्सम होगा, लाइम स्टोन होगा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। तो देखो, जब हम CaCO3 को हीट करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा ये एक्स सब्सटेंस है वो क्या है, वो है हमारा इसमें CaO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसका हम साथ में क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी CaCO3 को हीट करने पे जो हमारा एक्स सब्सटेंस बन रहा है एज अ प्रोडक्ट, वो क्या होगा, वो होगा हमारा इसमें क्विक लाइम। Next question है, a student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it without constant stirring। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्टूडेंट ने थोड़े से अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड लिया है और उसको एक कॉनिकल फ्लास्क में डाला है और उसके बाद उसमें HCl एसिड को डाला है, लेकिन कैसा एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, इट विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, उसको कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग करते हुए। ही ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसने क्या देखा कि उसके अंदर कलर के अंदर चेंज देखने को मिला। अब हमसे पूछा गया है उस कंपाउंड का नेम बताना है जिसकी फॉर्मेशन हुई है और उसके कलर को। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हम CuO कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो यहाँ पे हमारा बनेगा CuCl2 और H2O। अगर हम इसकी बैलेंसिंग करें तो ये हो जाएगा CuO प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स CuCl2 एंड H2O। अब जो हमारे कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, कंपाउंड फॉर्म्ड, वो क्या है, वो है हमारा कॉपर सेकेंड क्लोराइड। और अगर हम इसमें कलर की बात करें तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है हमारा ब्लैकिश कलर का, ठीक है। लेकिन जब हम उसको रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ तो जो हमारा CuCl2 सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन जो है, देखो कॉपर ऑक्साइड और जो HCl जब हम रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन का कलर होगा वो किस कलर में होगा, ब्लू ग्रीन में। अब इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इवॉल्व। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है कि इस कंडीशन में हमारी कौन सी केमिकल इक्वेशन हुई है। तो केमिकल इक्वेशन, कंपाउंड की फॉर्मेशन और कलर चेंज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है हमें एक सेफ प्रोसीजर सजेस्ट करना है किसी भी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने के लिए। तो देखो, हमेशा हमें याद रखना है, ऑलवेज
add the acid to water slowly while stirring, never the other way। मतलब इसका ये है कि जब भी हमें किसी भी एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर हम थोड़े-थोड़े अमाउंट में एसिड को डालेंगे कंटीन्यूअसली स्टीयरिंग करते हुए। अगर हम एसिड के अंदर वाटर को डालेंगे, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और जिसकी वजह से हमारे हाथों में भी जलने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट करने के लिए ये हमारी एक हाईली एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी। हमेशा ऐड करेंगे एसिड को वाटर के अंदर ताकि कंटिन्यूअसली स्ट्रिंग करेंगे ताकि हमारी लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस ना हो करके मिनिमम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करे। अगर हम वाटर को ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर, तो उसमें से जो हमारी हीट जनरेट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। वाटर बॉईल कर जाएगा और जो हमारा कंटेनर होगा या फ्लास्क होगा वो टूट भी सकता है, एक्सट्रीमली हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड when sulfuric acid is added to sodium hydroxide and write its pH। तो बोला गया है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को ऐड करेंगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें कौन से सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, तो देखो H2SO4 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा H प्लस और SO4 2 नेगेटिव। NaOH को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा Na प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O की फॉर्मेशन होगी, यानी जो हमारा सॉल्ट बन रहा है वो कौन सा है, वो है हमारा सोडियम सल्फेट। और अगर हम इसके पीएच की बात करें तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा एक सॉल्ट, न्यूट्रल एक्सट्रीमली। पीएच कितना जाएगा इसका, 7। अब थर्ड है हमारे पास इसमें ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर वाइट। जो हमारा ड्राई HCl एसिड है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। इसका रीजन क्या है, देखो जो हमारा ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कलर चेंज नहीं करता ब्लू लिटमस पेपर का, क्योंकि उसके पास फ्री H प्लस आयंस नहीं होते हैं और जितना ज्यादा H प्लस आयंस होंगे उतना ज्यादा हमारा जो मेटल सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा और जितने कम H प्लस आयंस होंगे वो सब्सटेंस उतना बेसिक होगा। तो हमें पता है एसिड्स जो है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए H प्लस आयन के इस वजह से रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिड को डालते हैं तो जो हमारा एसिड है वो डिसोशिएट होते हैं, टूटते हैं और H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा दिया हुआ सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ड्राई HCl गैस है उस कंडीशन में हमारे पास H प्लस आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसी वजह से जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर है वो कलर चेंज नहीं शो करता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राई HCl gas not changes the color of dry blue litmus paper because it does not have any free H plus ions। Question number 11. A compound X which is prepared from gypsum has the property of hardening when mixed with
प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो देखो एक कंपाउंड एक्स है जो प्रिपेयर होता है जिप्सम से, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो हार्ड हो जाता है जब हम उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर को मिक्स करते हैं। हमें एक्स को बताना है, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एक्स कंपाउंड कौन सा है। तो वो एक्स कंपाउंड है हमारा इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें, तो केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। अब सेकेंड पॉइंट, हाँ सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। हमें केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस देना है। तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा में, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि दोनों चीज एक है, लेकिन ये दोनों चीज में एकदम माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है, वो ये है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा NaHCO3। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और हम ये भी लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को बनाते हैं। वहीं अगर हम बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर हमारा मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड। इसमें हमारा माइल्ड एडिबल एसिड जिस एनसीईआरटी में हमारे पास गिवन है वो है टार्टरिक एसिड। यानी जब हम बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड एग्जाम्पल में लेके चले, उसको हम ऐड करेंगे तो जो पाउडर की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हमारी बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में हमारा एसिड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बेकिंग पाउडर में हमारा एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर ईच टू कंट्रैक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बींग्स इन फॉलोइंग केसेस। तो हमें यहाँ पे रेमेडियल्स बताने हैं, रेमेडीज बतानी है किस तरीके से हम अपने बॉडी के पीएच को ह्यूमन बींग्स के अंदर चेंज कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, ए के फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के दौरान स्टमक के अंदर अगर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका कौन सी रेमेडी का यूज करेंगे। तो देखो जब हमारे स्टमक के अंदर एक्सेसिव एसिड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड बन जाता है तो उससे इनडाइजेशन होता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक माइल्ड बेस का। ठीक है, किसके पर्पज से, एक एंटासिड के पर्पज से, लाइक एन एंटासिड। और वो क्या है, वो है हमारा इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब होगा क्या, ये हमारा एसिड है, पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेस मिलाना पड़ेगा। तो जो हमारा माइल्ड बेस इसमें यूज होगा वो होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके सेकेंड पार्ट में पूछा गया स्टंग बाय अ हनी बी और अ नेटल लीव्स। अगर हमें कोई हनी बी जो है स्टंग करती है, वो डंक लगता है उसका, ये किसी नेटल बी से हमें कोई भी एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम एक बेस का यूज करते हैं। तो वो माइल्ड बेस क्या है, वो बेस है हमारा इसमें बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। सेकेंड, सो ट्वेल्थ के बी पार्ट में बोला गया है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ
6 when it changes into curd will its pH increase or decrease? Why? देखो, फ्रेश मिल्क है, उसका pH कितना है 6। अगर वो कर्ड में चेंज होता है, दही बनती है उसकी, तो क्या उसका pH इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? और अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो देखो, इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा कर्ड है, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय मिल्क थ्रू एन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा कर्ड की फॉर्मेशन होती है मिल्क से, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो है लैक्टोबैसिलस। अब जो हमारा कर्ड है, उस कर्ड के अंदर क्या कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, एसिड प्रेजेंट है तो पीएच क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पीएच विल डिक्रीज। दिस इज बिकॉज बैक्टीरिया convert the lactose in milk into lactic acid, which increases the acidity of the milk and therefore lower its pH। ठीक है। तो जो हमारी कर्ड की फॉर्मेशन है वो लैक्टोबैसिलस एसिड की, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं? मिल्क के अंदर प्रेजेंट जो शुगर होती है लैक्टोज, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से जो कर्ड है उसके अंदर एसिडिटी का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारा पीएच है उस मिल्क का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स ए, बी एंड सी कंटेन्स डिस्टिल वाटर, एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। देखो, 3 टेस्ट ट्यूब्स है हमारी, एक ए है, एक बी है, और एक है हमारे पास यहाँ सी। ए वाले टेस्ट ट्यूब में है हमारा डिस्टिल्ड वाटर, बी में है हमारा इसमें एसिडिक सॉल्यूशन, और सी में है हमारा इसमें बेसिक सॉल्यूशन। अब बोला गया है when red litmus solution is used for testing this solution। अब हमने क्या देखा, यूज किया है इसमें रेड लिटमस, यानी इसमें भी रेड लिटमस, इसमें भी रेड लिटमस, और इसमें भी, तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने रेड लिटमस का यूज किया है। अब हमें बताना है कि हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखो, जब हम टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में हमारा डिस्टिल वाटर है, जो कौन से नेचर का है? वो है हमारा न्यूट्रल, यानी ये कैसा है? न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो इसमें किसी भी तरीके का कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डू नॉट चेंज कलर। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए में लिखा है नो चेंज कलर? तो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें बोला गया है नो चेंज इन कलर। बट एक बार हम आगे भी देखते हैं, तो देखो, एसिडिक सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब बी में। एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर है, और हमें पता है जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू से उसको रेड शो करता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ये रेड लिटमस पेपर है, तो यहाँ भी हमें किसी भी तरीके का कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बल्कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस को डालेंगे तो वो और ज्यादा डार्क हो सकता है रेड में, लेकिन ना वो ब्लू होगा ना वो ग्रीन होगा, वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बस वो जो रेड है उसका जो कंट्रास्ट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो हमारा किस कलर में चेंज हो जाएगा?
ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कि ए टेस्ट ट्यूब में नो चेंज, बी में बिकम्स डार्क रेड और सी बिकम्स ब्लू। क्वेश्चन नंबर 14, आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई। तो देखो हमारे पास दो एसिड हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एसिड, और एक है हमारे पास इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन दोनों एसिड्स में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और क्यों है। देन उसका नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना है कि जो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो HCl एसिड और CH3COOH में जो हमारा HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कंसिडर किया गया है? बिकॉज इट कंप्लीटली dissociates into its ion H plus and Cl negative when dissolved in water। तो देखो जब हम HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो जो HCl है वो डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में। लेकिन वहीं अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड क्या है? CH3COOH। तो जब हम एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है, इसी वजह से इज अ वीक एसिड बिकॉज इट ओनली partially dissociates into वाटर। ठीक है, ये पार्शियली डिसोशिएट्स होते हैं वाटर में, लेकिन जो हमारा HCl है वो फुली डिसोशिएट हो जाता है H प्लस और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हमें वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताना है, और ये किस तरीके से बेकिंग सोडा से बनता है ये बताना है, और हमें वॉशिंग सोडा के दो यूजेस बताने हैं। तो देखो, तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? वॉशिंग सोडा का, वो होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब ये जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो बेकिंग सोडा से ऑब्टेन होता है जब हम उसको हीट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और साथ में अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो देखो, जो हमारा NaHCO3 है ये क्या है? बेकिंग सोडा। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वहां पे हमारा Na2CO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है और CO2 की। अब ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सोडियम कार्बोनेट हमारा यहाँ बना है ऑब्टेन्ड होता है किस फॉर्म में? क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वाटर के क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ऑब्टेन्ड इज देन रिक्रिस्टलाइज टू फॉर्म वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करने से हमारे पास यहाँ सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है। जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को दोबारा से रिक्रिस्टलाइज कराते हैं वाटर के साथ तो हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी? वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम इसके दो यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस होंगे हमारे पास, फर्स्ट यूज ये कि हम उसको एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में।
It is used as a cleaning agent for domestic purpose. और दूसरा यूज ये है, इसको हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। और ये वाला जो यूज है ये एमसीक्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूस ऑफ टामारिन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विच इज। देखो, हमारे जो टामारिन है यानी इमली का जूस है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता है, रेड में, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा टामारिन है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, हमारा टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखो, जो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, क्या ऐड करके, वाटर को ऐड करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब देखो इसमें हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, वाटर टू एसिड विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, वाटर को मिलाएंगे एसिड में कंटिन्यूअसली स्टीरिंग करके, या फिर एसिड को मिलाएंगे वाटर में कंटिन्यूअसली स्टीरिंग करके, या वाटर और एसिड को मिक्स करेंगे बेस के साथ, या बेस और एसिड विथ कोल्ड वाटर। तो देखो, हमें पता है जब भी हमें किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो उस कंडीशन में हम पानी को एसिड के अंदर ना मिला करके पानी के अंदर एसिड मिलाएंगे, यानी ये है हमारा इसमें वाटर, तो इस वाटर में हम क्या मिलाएंगे, एसिड को। ठीक है, एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग, मतलब पानी के अंदर एसिड को मिलाएंगे कॉन्टिन्यूसली स्टीरिंग करते हुए, ताकि वो आराम से मिक्स हो, किसी भी तरीके की ज्यादा अमाउंट में हमारी हीट इवॉल्व ना हो, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ ब्राइन गैस, ब्राइन गैस की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे हमारी एक गैस प्रोड्यूस होती है जो क्या है, जी, इज लिबरेटेड एट द एनोड, वो एनोड पे पाई जाती है। व्हेन दिस गैस जी इज पास्ड थ्रू स्लिग्ड लाइम, जब हम उसको स्लिग्ड लाइम से पास कराते हैं तो एक कंपाउंड सी की फॉर्मेशन होती है जिसको यूज किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्टिंग के लिए। अब हमें क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है उस जी गैस का और सी कंपाउंड का। तो देखो, फर्स्ट पार्ट, जो हमारी जी यहाँ गैस लिबरेट होगी ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो वो जी गैस कौन सी है, वो है हमारी इसमें Cl2, यानी क्लोरीन गैस। अब जो हमारी यहाँ पे सी कंपाउंड की बात की जा रही है वो है हमारा CaOCl2। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके पार्ट में बोला गया है, स्टेट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व, हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस बतानी है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो फर्स्ट केस में जब हमारा NaCl वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हम उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं,
ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा NaOH साथ में H2 और Cl2 की फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस 2NaOH एंड ट्वाइस ऑफ H2O। ये होगा फर्स्ट केस में। और CaOCl2 के फॉर्मेशन में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्या बोला गया है, स्लेग्ड लाइन को। अब इस स्लेग्ड लाइन में जब हम गैस Cl2 को पास कराएंगे तो ये हमारा बनेगा CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हो जाएगा 2CaOH2 प्लस 2Cl2। ये हमारी रिएक्शंस होनी है। अब इसमें बोला गया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी। कॉमन नेम जो है वो कंपाउंड सी का क्या है, एंड गिव इट्स केमिकल नेम। तो अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, सी का कॉमन नेम हो गया ब्लीचिंग पाउडर, और उसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो यहाँ पे हमें ब्लीचिंग पाउडर के अनदर टू नेम्स जानने को भी मिले, केमिकल नेम। क्योंकि हमें नॉर्मल CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर नेम पता है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इसका केमिकल्स नेम क्या है, एक है हमारा इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और दूसरा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तेजी से, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। विद द लिबरेशन ऑफ हीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन। देखो, हीट लिबरेट हो रही है, हीट निकल रही है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो जो हमारा एंडोथर्मिक वाले ऑप्शंस हैं वो तो गलत हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक बी और एक डी। अब हमें ये बताना है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो हमें पता है। अब जो हमारा सॉल्यूशन का पीएच है वो 7 होगा या मोर देन 7 होगा, ये हमें कंफर्म करना है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है यानी CaO, रिएक्ट कराया गया है H2O के साथ, जिससे हमारी किसकी फॉर्मेशन हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यानी CaOH2 की। और क्या निकली है, इसमें से हीट लिबरेट हुई है। तो देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक तरीके का क्या है, बेस है। और कैसा बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर बेस है तो इसका जो पीएच है वो क्या होगा, 7 से ज्यादा, यानी पीएच मोर देन 7। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप्ड इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बोला गया है हमसे कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये रिएक्शन शो होते हुए जब हम एल्यूमिनियम को डिप करेंगे, पहला सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और दूसरे में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिप करना है। तो देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे ए के फर्स्ट पार्ट, जब हमने उसको किस में डिप किया है, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। तो जब हम एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ डिप करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा Al2SO4 3 प्लस H2। ठीक है, यानी अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Al
plus 3H2SO4 gives Al2SO4 plus 3H2। अब साथ में हमें इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, इसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में जब हम Al को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे हमारी फॉर्मेशन होगी H2O की, और साथ में NaAlO2 की और H2 गैस की। रिएक्शन को बैलेंस करने पे ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Al प्लस ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस ट्वाइस ऑफ वन मोर थिंग इस रिएक्शन में, तो देखो एल्युमिनियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं NaOH और वाटर के साथ, तो उस कंडीशन में हमारा बनेगा NaAlO2 प्लस 3H2। अब ये हमारा क्या हो गया रिएक्शन, जब हम एल्युमिनियम को डिप करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। अब बी पार्ट में हमसे बोला गया है राइट द कलर change or write the color of the solution formed when copper oxide is treated with hydrochloric acid. Give a reason for this observation. हमें सॉल्यूशन के कलर को बताना है जब हम कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यानी बी पार्ट में हमसे बोला गया है जब हम कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, तो यहाँ पे हमारी CuCl2 और H2O की फॉर्मेशन होगी, और जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड, बिकॉज copper oxides react with HCl to form CuCl2, जिसको हम बोलते हैं कॉपर सेकेंड क्लोराइड, which is a blue green colored salt। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सॉल्यूशन गिव्स येलोइश ऑरेंज कलर व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर आर एडेड टू इट, दिस सॉल्यूशन इज। देखो यहाँ पे बोला गया है एक जो सॉल्यूशन है वो येलोइश ऑरेंज कलर देता है जब हम उसके ऊपर कुछ अमाउंट में हम क्या डालते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालते हैं। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है हमारा इसमें लेमन जूस। अब ये कैसे, देखो मानो हमारे पास जब हम फॉर एग्जांपल एक हमने शीट ली है, उस शीट के ऊपर हमने पूरी शीट में क्या लगाया है, येलोइश ऑरेंज कलर, यानी हमने टर्मेरिक को लगाया। अब उस हल्दी के ऊपर जब हम लेमन जूस को डिप करेंगे तो उसमें जो है हमारा कलर चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, एक इंडिकेटर को आइडेंटिफाई, एक इंडिकेटर के थ्रू एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट द पर्पस फॉर विच लिटमस इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज। हमें पर्पस बताना है क्यों लिटमस को यूज किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। तो देखो लिटमस को यूज किया जाता है एसिड और बेस इंडिकेटर के थ्रू के तौर पर, जिससे हम ये पता कर सके कि कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन हमारा बेसिक है। तो यहाँ पे हम उसका रीजन लिखेंगे, litmus is used as an acid base indicator in laboratories to determine if a solution is acidic or basic।
अब देखो जो हमारा लिटमस है, लिटमस क्या है? ये है नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचेंस। लाइचेंस से नेचुरली एक्सट्रैक्टेड है। अब ये क्या करता है? ये कलर चेंज करता है अलग अलग पीएच लेवल पे। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है वो चेंज हो जाएगा किस में? रेड में, टर्न्स रेड। और उससे ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। और इसका जो पीएच होता है वो क्या होगा? लोअर देन 7, 7 से कम होगा। वहीं जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, अगर वो टर्न हो रहा है किसमें? ब्लू लिटमस में। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन। और जो उसका पीएच होगा वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन 7, यानी 7 से ज्यादा होगा। वहीं अगर लिटमस में नो कलर चेंज देखने को मिले, यानी किसी भी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं देख होगा, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा? न्यूट्रल सोल्यूशन। अब यहाँ पे लोअर देन 7 लिख दिया मैंने पीएच पे, हायर देन 7 लिख दिया। तो जो हमारे एक पीएच की रेंज होती है वो हमें पता है वो कितनी है? 0 to 14, जिसमें 7 से अबव वाले होते हैं बेसिक नेचर के, 7 से बिलो वाले होते हैं एसिडिक नेचर के, और जो 7 रेंज में आते हैं वो होंगे हमारे न्यूट्रल नेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, राइट वन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ इच। हमें क्या बताना है? दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स बताने हैं जो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से हमें मिलेंगे, और उनके उसमें से एक का इम्पोर्टेंट यूज भी बताना है। तो देखो, तो जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होंगे क्लोर एल्कलाई के वो होंगे H2 और Cl2 गैस। यानी यहाँ पे अगर हम लिखें द इम्पोर्टेंट products of the chlor-alkali process are sodium hydroxide, यानी NaOH, क्लोरीन गैस Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस H2। और अब हमें इनका क्या लिखना है? एक एक यूज भी लिखना है। तो अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH को कहाँ यूज किया जाता है? सोप्स और डिटर्जेंट्स की फैक्ट्री में, यानी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। वही नेक्स्ट है हमारे पास इसमें Cl2 गैस। तो Cl2 गैस का यूज कहाँ किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट के लिए, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, यानी यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड एज ए डिसइंफेक्टेंट। थर्ड है हमारे पास इसमें H2 गैस। H2 गैस को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल या फिर अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए, यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ
अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इज, फूड की डाइजेशन के दौरान जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है उसका क्या नाम है? तो देखो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे लेक्चर का बोला गया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन पिंक इन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए। देखो हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, वो कौन सा है? ए, जो क्या करता है फिनोल्फ्थालीन के सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है? पिंक में। इन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए, अगर हम बी सॉल्यूशन को ए में मिलाते हैं तो जो वो पिंक कलर आ रहा है वो भी डिसअपियर हो जाएगा। अब हमें बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सॉल्यूशन ए एंड बी, ए और बी के बेसिस पे हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, फिनोल्फ्थालीन पिंक इज बेसिक, विच इसका मतलब ये है कि जो हमारा पीएच है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, फिनोल्फ्थालीन पिंक, और फिनोल्फ्थालीन के सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, पिंक कर रहा है। अगर वो फिनोल्फ्थालीन के सॉल्यूशन को पिंक कर रहा है इसका मतलब ये है कि उसका पीएच 7 से ज्यादा है। पीएच 7 से ज्यादा है यानी पीएच इज ग्रेटर देन 7, एक ये ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ। अब बोला गया है उसको, जब उसमें जब हम बी को मिलाते हैं तो वो पिंक कलर भी डिसअपियर हो रहा है, यानी जब हम उसमें कोई अनदर सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन क्या है, वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है। ठीक है, अब न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है यानी उसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, कि जो पीएच है ए का वो 7 से तो ज्यादा है लेकिन जो बी का पीएच है वो 7 से क्या है, कम है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के टॉप 25 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिपीटेड हैं। अब अगर मैं इस पूरे लेक्चर के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊं तो सबसे पहले एसिड बेस की कॉमन प्रॉपर्टीज। अब उसके साथ एसिड बेस में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, क्यों उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, एसिड में वाटर को मिलाया जाएगा या वाटर में एसिड को कॉन्टिन्यूसली स्ट्रिंग क्यों किया जाएगा, क्या वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ब्राइन सॉल्यूशन के ऊपर, ब्राइन सॉल्यूशन को हम किस तरीके से फॉर्मेशन होती है इसकी केमिकल इक्वेशंस। देन है हमारे पास इसमें क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बन के आएंगे वो क्या हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। एंड लास्ट हमारी जो भी सॉल्ट फैमिली है, पीएच पेपर है, पीएच वैल्यूज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं। और अगर एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू में जितने भी हमारे एसिड्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो हमारे ऑक्जेलिक एसिड हो, टामारिंड के अंदर एसिड प्रेजेंट है तो सारे एसिड्स के नाम, सारे हमारे पीएच रेंजेस के नाम की किसका पीएच कितना कितना होता है, और साथ में हमारी जितनी भी सॉल्ट फैमिली है, चाहे वो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग सोडा, और सॉरी ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा हो, पीओपी हो, ये सारे सॉल्ट हमें अच्छे से करने हैं क्योंकि उस पे हमने अभी एक्स और वाई कंपाउंड का नाम बताओ इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चंस को किया है। तो हमें जितना हो सके उतना सॉल्ट के पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर तो हमारा ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फिनिश होता है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज को फिनिश।